बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बांग्लादेश की तारीख का इंतहाई अहम दिन है क्योंकि आज वहां पर 13वें आम इंतखाबात हो रहे हैं। अपनी किस्मतों का फैसला करने जा रहे हैं 13 करोड़ से ज़ायद जो बांग्लादेश के अवाम हैं, शहरी हैं, और टर्नआउट एक अच्छा रहने की तवक्को की जा रही है। दो बड़ी जमातें हैं और वैसे अगर देखा जाए तो 50 से ज़ायद सियासी जमातों ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया है। जो दो जमातें इस वक्त जोर अपना दिखा रही हैं, जोर बाजू दिखा रही हैं, अपने मसल्स दिखा रही हैं और जिनके लिए जो अवाम है वो जोग दो जर्क पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशंस पर। एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया है, इस सब का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से खला के मैदान में पाकिस्तान ने एक और संग मील अबूर किया है। पाकिस्तान ने अपने सेटेलाइट को कामयाबी के साथ मदार में पहुंचा दिया है। किन खुसूसियात का हामिल है ये सेटेलाइट और इसका मिशन क्या होगा, किन मकासद के लिए इसको भेजा गया और कहां से भेजा गया, इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे नाज़रीन के वर्ल्ड डिफेंस शो जिसका इनेकाद किया गया है रियाद में और सऊदी अरब के अंदर इसका इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान की पवेलियन तवज्जो का मरकज बनी रही, उसका अहवाल तो हमने आपको बताया, लेकिन भारत ने भी एक शीश नाग वहां पर छोड़ा है। और वो कहते हैं सियाने कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन हूबहू कॉपी कर डाली है ईरानी ड्रोन्स की इस शीश नाग ने और नाम तब्दील कर दिया है, लेकिन सारे जो उसके खुसूसियात हैं, जो अवामिल हैं, वो हूबहू वो उसी ड्रोन्स की हैं जो कि ईरानी ड्रोन्स के अंदर पहले से मौजूद था। तो इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर लास्टली आपको अपडेट देंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है वो कहां तक पहुंचा, बयानात क्या दिए जा रहे हैं दोनों तरफ से। नाज़रीन, ये तमाम खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो खबर है वो बांग्लादेश के होने वाले आम इंतखाबात। आपको याद होगा कि अगस्त 2024 में शेख हसीना वाजिद की जो 16 से 17 साल अरसे पर मुहित रजीम थी, उसे जेंजीज की तरफ से, यूथ की तरफ से उसका पांसा पलटा गया और उन्होंने अपने ताकत से, अपने जोर बाजू से ये साबित किया कि अगर अवाम जाग जाए, अगर यूथ जाग जाए और अगर नौजवान नस्ल जाग जाए तो फिर कोई भी जुल्म का बाजार गर्म करने पर आमादा नहीं रह सकता। और उसकी जो हुकूमत थी शेख हसीना वाजिद की, उसका बोरिया बिस्तर तो गोल हुआ। अदालत की तरफ से उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई है क्योंकि 1400 से ज़ायद मासूमों का खून उसके हाथों पर लगा हुआ है और भारत ने उसे पनाह दी हुई है। इस तमाम 16-17 साल अरसे में नाज़रीन हमने देखा कि आरएसएस ने और मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने पूरी तरह से तसल्लुत और करप्शन का बाजार गर्म किए रखा। बांग्लादेश के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमत लाते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेशियों के खिलाफ अपनी मर्जी से उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता रहा। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो खलबली पाई जाती है भारत में, उसकी मेन रीजंस तो ये है कि अब तक की सारी इन्वेस्टमेंट, सारा किया धरा 71 से लेकर अब तक का, उस पर पानी फिर चुका है, वो मिट्टी में मिल गया है और वो सारी इन्वेस्टमेंट तो ज़ाया हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो शिमाल मशरकी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो सिलगुरी कॉरिडोर है, वहां पर इस वक्त खतरा लाक हो चुका है भारत को कि अगर नई बनने वाली हुकूमत ने उस तरह से साथ ना दिया भारत का तो फिर उसका क्या बनेगा। और अगर ये तमाम 7 सिस्टर स्टेट्स भारत से अलग हो गई तो फिर एक बहुत बड़ा धचका, एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है ये भारत के लिए, क्योंकि माजी में हमने देखा कि शेख हसीना वाजिद पूरी तरह से सपोर्ट करते नहीं भारत को और जो आज़ादी की तहरीक के कारिंदे थे या जो सरकर्दा रहनुमा थे उन्हें भी पकड़ पकड़ के भारत के हवाले किया जाता रहा। लेकिन अब ये नहीं होने लगा। गो के दो जो बड़ी जमातें नाज़रीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके दरमियान कांटे का मुकाबला होने जा रहा है और जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि लगभग 44% से ज़ायद मकबूलियत या वोट हासिल हो सकते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को। तारिक रहमान की ये पार्टी है। तारिक रहमान है, आपको पता है कि खालिदा ज़िया के बेटे, और जिस वक्त वो लगभग 2 दहाइयों पर मुहित अपनी जिला वतनी के बाद वापस लौटे हैं तो कुछ ही अरसे के बाद खालिदा ज़िया का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान की तरफ से हमारे स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक पहुंचे थे और जयशंकर भी पहुंचे थे, आपको याद होगा, खालिदा ज़िया की वफात पर ताज़ियत के लिए। और इस मौके पर पाकिस्तानी स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक और जयशंकर का मुसाफिया भी हुआ था, वो भी खबरों की ज़िनत बना था। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वक्त हुकूमत बनाए, जो भी जमात हुकूमत में आए, वो बांग्लादेश के अवाम की बेहतरी के लिए आए। और जो दूसरी बड़ी जमात है नाज़रीन इस वक्त उभर कर सामने आ रही है वो है जमात इस्लामी।
जिसे हमेशा से कॉर्नर किया जाता रहा, ख़ासतौर पे बहुत सी शहादतें दी हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं जमात इस्लामी ने। और 71 के अंदर जब पार्टीशन हुई थी तो उसके अंदर भी वो वाहिद बांग्लादेश की जमात थी, बांग्लादेशी जमात इस्लामी, जिससे इख्तिलाफ़ किया था मुल्क को दो लख्त होने से और पाकिस्तान को दो टुकड़े होने से। और उसी की पादाश में शेख हसीना वाजिद ने एक एक करके तमाम अपने मुखालफिन को, अपने सियासी हरीफों को ना सिर्फ रास्ते से हटाया, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया, उन्हें सूली चढ़ाया और इसी तरह से किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए। और खालिदा जिया भी एक तवील अरसे तक हमने देखा कि हाउस अरेस्ट रही, उन्हें नज़रबंद किया गया और उनकी जो वफ़ात है वो भी नज़रबंदी के दौरान ही हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि साफ और शफाफ अंदाज में इलेक्शन हो। लगभग 1.5 लाख से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं जो कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर तैनात किए गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज के जवान हैं जो कि मुआवनत करेंगे पुलिस की इस तमाम अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए। लेकिन जिस वक्त हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मौसूल हुई है। ढाका के अंदर एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है दस्ती बम हमले से और इसमें कहा जा रहा है कि मुतादिद लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ देर के लिए जो इंतखाबी अमल है वो भी तातुल का शिकार हुआ है। खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जिला गोपाल है, यहाँ पे कायम पोलिंग स्टेशन में दस्ती बम हमले के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और धमाके से पोलिंग स्टेशन के मरकजी दरवाजे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ताहम वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं। याद रहे कि बांग्लादेश में कौमी पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से किए गए एक ताज़ा अवामी सर्वे में BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो इत्तेहाद है उसे कितनी इस वक्त सबकत हासिल है ये भी बताया गया है। और दूसरी जानिब जो जमात इस्लामी है इनके दरमियान कांटे का मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है। और सर्वे बताता है कि BNP की क़यादत में कायम इत्तेहाद को 44.1% वोट मिलने का इम्कान है और बांग्लादेश जमात इस्लामी की क़यादत 11 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद को लगभग 43.9% वोट मिल सकते हैं। फ़र्क बहुत ही महदूद है, चंद पॉइंट्स का इसमें फ़र्क रह जाता है। और एक बड़ा इत्तेहाद जिस तरह से जो जैनजीज़ हैं उनकी जमात को भी जमात इस्लामी की हिमायत हासिल है और वो उसी इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें जमात इस्लामी लीड कर रही है। तो शफीकुर रहमान लीड कर रहे हैं जमात इस्लामी को, तारिक रहमान लीड कर रहे हैं BNP को। इंतखाबी अमल जारी है। सुबह बांग्लादेशी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे इंतखाबी अमल का आगाज़ हुआ है, पोलिंग का आगाज़ हुआ है और ये नॉन स्टॉप 4:30 बजे तक शाम या दोपहर को ये जारी रहेगा और लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बड़ी तादाद में जोग दर जोग, जिसमें बुजुर्ग हैं, जवान हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े, सभी पहुंच रहे हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए। डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, टर्न आउट क्या रहता है। और मुमकिन तौर पे जिस वक्त आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे या तो नताइज आ चुके होंगे या फिर नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि तारिक रहमान की जमात जो कि दावा भी करते हैं कि उन्हें सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जेंजीज की सपोर्ट पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के साथ है। लेकिन हमें यह भी जहन में रखना होगा कि तारिक रहमान 2 दहाइयों के बाद जिस वक्त वापस पहुंचे हैं, लगभग वो नवंबर या दिसंबर का महीना था, नवंबर या दिसंबर 2025 को वो पहुंचे, तो हमने देखा कि लाखों की तादाद में उन्हें रिसीव करने के लिए बांग्लादेश की आवाम पहुंची है और एक काफिले की सूरत में उन्हें एयरपोर्ट से उनकी रिहाइशगाह की तरफ लाया गया है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि बांग्लादेश की आवाम दोनों जमातों के साथ खड़ी हुई है। और जो नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनिस हैं उनकी तरफ से अबूरी सेटअप को यकीनी बनाया गया है। ये जो आम इंतखाबात हो रहे हैं इसके तमाम इंतजामात उन्होंने उनको हतमी शक्ल दी और जो शेख हसीना वाजिद की रजीम चेंज होने के बाद अब तक के इंतजामात थे ये डॉक्टर यूनिस ही संभाले रखे थे उन्होंने। और पाकिस्तान के साथ हमने देखा कि एक पॉजिटिव तब्दीली आई है। नॉन स्टॉप जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं ढाका से कराची की, उसका बाकायदा आगाज़ हुआ है। और ये तज्ज़ियाकारों की राय है कि अगर जमात इस्लामी की हुकूमत आती है इन इंतखाबात के नतीजे में तो फिर उसका झुकाव निस्बतन BNP के ज़्यादा होगा। लेकिन BNP भी ये बड़ा वाज़े कह चुकी है कि जो भी बांग्लादेश के मफाद में होगा, बांग्लादेश अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है
और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया था, एक तो ये कि खुफिया मुलाकातें बैकडोर हो चुकी हैं तारिक रहमान के साथ भी और शफीकुर रहमान के साथ भी कुछ रोज़ पहले जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं और वो ये कह चुके हैं, मोदी जी ये कह चुके हैं कि कंपैरेटिवली इस वक्त जो सियासी जमातें मैदान में हैं उसमें बीएनपी बेहतर ऑप्शन हो सकती है। ये इंडिया की राय है, ये इंडिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, लेकिन हो सकता है कि इस राय की वजह से भी तारिक रहमान को नुकसान हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत ही शदीद हैं। नफरत का इजहार खुल के किया जा रहा है, स्टेडियम्स के अंदर इंडिया के खिलाफ नफरत अंगेज नारेबाजी की जा रही है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पे आयरोस टेंशन क्रिएट हो रही है बांग्लादेश की फोर्सेस और भारतीय फोर्सेस के दरमियान, और जो सेलगोरी कॉरिडोर है उसको लेकर ये चहमगोइयां चल रही हैं कि आने वाली जो हुकूमत है वो उसको कब्जे में लेकर जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उन्हें भारत से अलग कर देगी, जिसमें मिजोरम, जिसमें नागालैंड, जिसमें मणिपुर, जिसमें और आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। इन तमाम स्टेट्स के अंदर एक इस वक्त तशवीश की सी सूरत हाल है। मणिपुर के अंदर हमने आपको पहले भी बताया था कि इस वक्त कर्फ्यू लग चुका है, इस वक्त वहाँ पर इंटरनेट की सर्विस बंद है, वहाँ पर दर्जनों हलाकतें हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग वहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं, फ़ौज की अमलदारी ख़त्म हो चुकी है। जो मणिपुर के इस वक्त आज़ादी की तहरीक में ग्रुप्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पसपा कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों को, उनकी रेड को ख़त्म कर दिया है और पूरा इलाका इस वक्त उनके कंट्रोल में है। और यही सूरत हाल बाकी स्टेट्स के अंदर भी है और वहाँ पर इस वक्त लग ये रहा है कि बांग्लादेश के इलेक्शंस के साथ ही जो इस वक्त तब्दीली आ रही है खित्ते के अंदर, उसके ऊपर सबकी नज़रें भी हैं। पाकिस्तान, भारत हो या चाइना हो, सभी की नज़रें आज के इंतखाबी अमल के ऊपर हैं। हम ये तवक्को करते हैं, हम ये दुआ करते हैं कि एक तो पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल हो। ये जो दस्ती बम हमला हुआ है ये एक महदूद इलाके में तखरीबकारी की कोशिश हो सकती है और ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि रॉ की फुटप्रिंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। चाहे वो जेंजीज को लीड करने वाले हादी का कत्ल हो, उसके अंदर भी बराह रास्त रॉ इन्वॉल्व था। रॉ के जो एजेंट्स थे उन्हें बांग्लादेश के अंदर आते, ये कार्रवाई करते और निकलते हुए देखा गया है। और ये जो तखरीबकारियाँ हो रही हैं, जो दंगे फसाद होते हैं, जो इंतखाबी अमल को मुतासर करने की कोशिश है, और वैसे भी जो अवामी लीग है, जो शेख हसीना वाजिद की जमात है, उससे तो बैन किया जा चुका है, वो इस इंतखाबी अमल का हिस्सा ही नहीं है। अब उसके अंदर भी दो आ रहा है। एक हल्का अहबाब जो है, एक जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि शेख हसीना वाजिद की जमात को बैन नहीं करना चाहिए था, उन्हें इंतखाबी अमल का हिस्सा रहने देना चाहिए था, क्योंकि लोग जिस तरह से धुतकार चुके हैं, जिस तरह से मुस्तरद कर चुके हैं, उन्हें इंतखाबी अमल के अंदर भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाता बांग्लादेशी अवाम की तरफ से। लेकिन दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो यही है कि जो जंगी जराइम का इर्तिकाब शेख हसीना वाजिद या उनकी जमात कर चुकी है, इन्हें उसूली तौर पे सज़ा के तौर पे इस इंतखाबी अमल के अंदर हिस्सा लेने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए, और इसी के तहत उन्हें इस इंतखाबी अमल से बैन कर दिया गया। उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया। लगभग 50 के करीब, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सियासी जमातें हैं जो कि इस इंतखाबी अमल के अंदर हिस्सा लिए हुए हैं, मुख्तलिफ इत्तिहाद बन चुके हैं, लेकिन जो की पार्टीज हैं, जो इस वक्त कांटे का मुकाबला जिन दो जमातों में हो रहा है, वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जिसको लीड कर रहे हैं तारिक रहमान, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी है जिसको लीड कर रहे हैं शफीकुर रहमान। और आपको याद रखना होगा कि जेंजीज की जो जमात है उसकी सपोर्ट जमात इस्लामी के साथ है, दीगर जो 11 जमातें हैं वो भी जमात इस्लामी के साथ है। तो कांटे का मुकाबला होगा भरपूर तरीके से, और हम आपको इस जो भी नताइज होंगे उससे भी आगाह करेंगे। नहीं बनने वाली हुकूमत के लिए हमारी बेस्ट विशेस और बांग्लादेश की आवाम के लिए हमारी ढेरों दुआएं कि हम उम्मीद करते हैं कि अब तक जो उन्होंने सफर किया है, जो महरूमियां उन्होंने देखी हैं, जो करप्शन का बाजार बांग्लादेश में गर्म रहा, इस सब का खात्मा हो सकेगा और एक बेहतर और एक जबरदस्त फ्यूचर उनका मुस्तकबिल होगा, और उसके अंदर वो बेहतर तरीके से अपनी जिंदगियां, अपने फ्यूचर को संवारने के लिए गुजार सकेंगे और इसको प्लान कर सकेंगे। आगे बढ़ते नाज़रीन, खला के मैदान में पाकिस्तान ने एक और संग मील उबूर किया है और वो है स्पार्को की तरफ से PRSC-EO2 सैटेलाइट आज कामयाबी के साथ मदार में पहुंच गया है और लॉन्च मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। सैटेलाइट की पोजीशन मुस्तहकम है और तमाम निज़ाम मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। स्मार्ट ड्रैगन SD3 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया नाज़रीन, और ये लॉन्च चीन के जनूबी बहरा चीन में गोंगडोंग सूबे के शहर यांगजियांग के करीब समुद्र में कायम प्लेटफॉर्म से इसे मुमकिन बनाया गया। और इस मिशन में मजमूई तौर पर 7 सैटेलाइट शामिल थे। लॉन्च के तमाम मराहिल
मामूल के मुताबिक मुकम्मल हुए और PRSC EO2 जो है कामयाबी के साथ अपने मुकर्ररा मुस्तहकम मदार में दाखिल भी हो चुका है। और इसके जो मकासद हैं, जो इसके मकसद के लिए इसको भेजा गया, इस सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान की ज़मीन के मुशाहिदे की सलाहियतों में एक और अहम इजाफा होगा। इससे कुदरती आफात से निपटने में मदद मिलेगी, ज़रूरी निगरानी हो सकेगी, स्ट्रेटेजिक निगरानी की सलाहियतों में भी नुमाया बेहतरी आ सकेगी। तो तमाम साइंसदानों को, तमाम टेक्नीशियंस को, तमाम उस अमले को, स्पार्को के जिसने इस मिशन को मुकम्मल करने में अपनी मुआवनत फराहम की, अपनी एक्सपर्टीज़ दी हैं, उन सबको मुबारकबाद हो और हमारी तरफ से ढेरों बेस्ट विशेस उनके फ्यूचर के तमाम प्लान्स के लिए और मिशंस के लिए। अब आते हैं नाज़रीन उस डिफेंस शो की तरफ जिसका इनेकाद किया गया सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के अंदर, और वहां पर हमने देखा है कि पाकिस्तान की पवेलियन तो तवज्जो का मरकज थी ही। JF-17 थंडर के चर्चे हैं और एक के बाद एक मुल्क जो है उसे खरीदना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है, पाकिस्तान की फिजाया से इस्तिफादा करना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। पवेलियन में हमने देखा कि हुजूम लगा रहा और फिर एक और जो बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज पाकिस्तान ने दिया था, स्मैश हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए जो मैक 8 की स्पीड से अपने हदफ को निशाना बनाता है और लगभग 400 किलोग्राम से ज़्यादा के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। और भी उसकी बहुत सी खुसूसियात हैं जो कि मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। लेकिन अब एक सरप्राइज आया है भारत की तरफ से, लेकिन शर्फ से डूब मरना चाहिए उन लोगों को जिसने नकल की है अकल के बगैर और हूबहू कॉपी जो है वो पेश कर दी है ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मिसाइल की हो या फिर ड्रोन्स की हो, बहुत ही जदीद है, बहुत ही मौसर है और उसको जो कॉपी पेस्ट किया है भारतीय जो इस वक्त सूरमा है उनकी तरफ से और उसे नुमाइश में डिस्प्ले भी कर दिया गया है। अच्छा, खबर क्या जरा सुन लीजिए। सऊदी अरब में जारी डिफेंस जो वर्ल्ड डिफेंस शो है 2026 जिसमें भारत की दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अपने शीशनाग, नाम भी बड़ा चुन के रखा है जनाब, शीशनाग, और इसके जो खुद कुछ ड्रोन्स मुतारिफ करवाए हैं जिसमें से एक ईरानी शाहिद 136 ड्रोन्स की हूबहू नकल बताया गया है। इन खुद कुछ ड्रोन्स में शीशनाग 150 और शीशनाग 20 शामिल है और कंपनी की जानिब से शीशनाग 150 को सबसे नुमाया तौर पर पेश किया गया है जो तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत रखने वाला खुदकार तर्ज का ड्रोन है। और कंपनी के मुताबिक ये ड्रोन क्रूज मिसाइल की कम लागत मुतबादिल के तौर पर तैयार किया गया और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़ायद बताई गई है, जबकि ये 25 से 40 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। और आपको याद होगा पिछली बार जो हार्पी इनके ड्रोन्स थे वो भी पाकिस्तान के अंदर इन्होंने भेजे थे, वो इजरायली ड्रोन्स थे। तो अब इन्होंने कॉपी पेस्ट करके कुछ इन्होंने कॉपी किया इजराइल से, कुछ उन्होंने कॉपी किया टर्की से, कुछ उन्होंने कॉपी किया। लेकिन ये जो इस वक्त शीशनाग है ये बताया जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि ये हूबहू कॉपी है ईरानी ड्रोन्स की। अच्छा, कंपनी का कहना है कि निज़ाम इजरायली हारूप और ईरानी शाहिद 136 जैसे ड्रोन्स का मुतबादिल बन सकता है। कमांड पोस्ट्स फिजाई दिफाई निज़ाम जैसे अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस नुमाइश में न्यू स्पेस ने शीशनाग 20 भी मुतारिफ करा जो एक छोटा बरकी तवानाई से चलने वाला और कैंसर से लॉन्च होने वाला ड्रोन है। यह निज़ाम ज़मीन पर मौजूद दस्तों या गाड़ियों से फौरी तौर पर लॉन्च किया जा सकता है और इसे टैक्टिकल सतह पर दुरुस्त हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। और कंपनी के मुताबिक बरकी तवानाई की बदौलत ये ड्रोन 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से प्रवास करता है और 6000 मीटर तक की बुलंदी पर ऑपरेट करता है। जो शीशनाग 20 की नुमाया खसूसियात हैं वो 30 किलोमीटर तक ऑपरेशनल है और 20 किलोग्राम तक ये पेलोड ले जा सकता है। ये ड्रोन 5 किलोग्राम तक वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता है और इसका वजन बुनियादी तौर पे 20 किलोग्राम है, लेकिन जो वॉरहेड्स ये ले जा सकता है, जो पेलोड ले जा सकता है, इसकी जो वेटेज है या इसका वजन है वो 5 किलोग्राम बताया जाता है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और कुछ जो टेंशन चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान उसका हवाला आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो अली शमखानी है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर, और इन्होंने ईरान की मिसाइल सलाहियतों को रेड लाइन करार दिया है। वो कहते हैं कि अगर इस पे बात की या इसको नुकसान पहुंचाया तो ये हमारी रेड लाइन होगी। और एक तकरीब जो 47वीं सालगिरह की चल रही है इस्लामी इनकलाब की तेहरान में, उसमें खिताब करते हुए अली शमखानी ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया कि ईरान की मिसाइल सलाहियत को किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अली शमखानी ने दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया कि ईरान की जानिब से किसी भी किस्म के महदूद जारियत को भी जंग का आगाज़ समझा जाएगा। याद रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए खित्ते में एक और बहरी बेड़ा तैनात करने की धमकी भी दी थी और ख़बरदार भी किया था। साथ में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो भी
सुन लीजिए। वो कहते हैं डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया था, इस बार देखेंगे कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। और साथ में वो कहते हैं कि कोई ठोस चीज़ तय नहीं हुई। मैंने जोर दिया है कि ईरान से मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं होती, लेकिन जो चीज़ पॉजिटिव है वो कहते हैं कि इस बार ईरान का रवैया पहले से बेहतर है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने नेतन्याहू को बता दिया है कि ईरान से डील तरजीह है, डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। और वो कहते हैं कि जी पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि डील ना करना इसके लिए बेहतर है, फिर उन्हें मिडनाइट जो हैमर है उसकी बमबारी का सामना करना पड़ा था। और इस बार वो कह रहे हैं कि जी ईरान का रवैया ज़्यादा जिम्मेदाराना और माकूल होगा। उन्होंने बताया कि गजा में पेशरफ्त पर भी इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है। और लास्टली सदर ट्रंप से मुलाकात करने से पहले इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात की और इसमें इस्राएल वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। 19 फरवरी को बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास या पहली मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी होंगे और 20 को उनकी मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी। तो देखते हैं कि नेतन्याहू जैसा शैतान भी इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है तो क्या गोल खिलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पर इस वक्त भारी जिम्मेदारी है मामला को हल करने की, चाहे वो ईरान के साथ जंग का मामला हो या गजा के अमन का मामला हो। अगर सभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, वो खुद भी क्लेम करते हैं कि 8 महीने में 8 जंगें रुकवा दी, तो फिर उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, किसी की साइड लिए बगैर, तासुब का मुजाहरा किए बगैर इंसाफ पर फैसला किया जाए ताकि उन्हें वाकई में अमन का नोबेल मिलने का हकदार भी ठहराया जा सके। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।